तो इस वीडियो में मैं छोटा सा टॉपिक बैंक हिस्ट्री कवर करूंगा, यानी कि कब कब कौन कौन से बैंक की स्थापना हुई है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उनका। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर बैंक से। बैंक क्या होता है आपको पता है कि हर एक वो ऑर्गेनाइजेशन, हर एक वो संस्थान जो डिपॉजिट्स स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, वो क्या कहलाते हैं? बैंक कहलाते हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वो होता है जो कमर्शियल बैंक्स की देखरेख करता है, जैसे भारत में है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो कस्टमर के साथ डील करते हैं। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डील करता है और कमर्शियल बैंक कस्टमर से डील करते हैं, ये है फर्क। तो ये है बैंक। अब इतिहास की तरफ चलते हैं। तो स्टेजेस बना ली हैं कुछ अलग अलग। फर्स्ट स्टेज है टिल 1806, 1806 तक है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो बैंक की स्थापना हुई थी भारत में वो थी 1770 के। मैं सिर्फ भारत का ही संदर्भ के बारे में बात कर रहा हूँ और शेष विश्व के नहीं। तो भारत का ही संदर्भ है। 1770 में सबसे पहले भारत में बैंकों की स्थापना हुई थी। तो दो बैंक खोले गए थे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ कलकत्ता। यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर ही ये काम करते थे, क्योंकि वहाँ तब हमारे पास क्या ब्रिटेन का वो था, देख रेख में हम काम करते थे। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ कलकत्ता खोले गए थे और यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पे ही काम करते थे। सेकेंड स्टेज आई 1806 से 1860 तक। याद रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ही इंटरेस्ट, यानी कि उनका ही फायदा याद रखते हुए कुछ और बैंक्स खोले गए। प्रिंसले स्टेट्स थे उस समय, जैसे आज राज्य हैं, उस समय राजा महाराजाओं की अलग अलग अपनी लाइनें बनी हुई थी, राज्य थे उनके, तो उनको प्रिंसले स्टेट्स कहते हैं। तो 3 प्रिंसले स्टेट्स में खोले गए बैंक। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 ब्रांचेस खोले गए, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। लेकिन ये तीनों ही फेल हो गए, काम करने में असमर्थ रही है, और फिर इन तीनों का ही मर्जर करके एक बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों ही फेल हो गए और इन तीनों को मर्जर करके बना दिया गया क्या? सिर्फ एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा इतिहास है इसका, अभी आपको पता चलेगा कितना महत्व है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेज 3 की तरफ चलते हैं 1860 से 1930 तक। तो इस दौरान बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई। 1865 में इलाहाबाद बैंक, कितना पुराना है ये। 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला और अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक पहला बैंक था जो भारतीयों की देखरेख में चलता था। हालांकि पार्शियल था ये, ब्रिटेन वासी यानी कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसकी देखरेख में भी था, लेकिन पहला बैंक था जिसमें भारतीय भी किसी तरह से सम्मिलित थे। फिर उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक है जो फुल्ली बॉडीड था, इंडियन ही इसको मैनेज करते थे। पहला बैंक था ये 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। 1901 में फिर पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है, ये आरबीआई नहीं है, नाम ही इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1911 में। फिर 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। स्टेज 4 में 1913 से 1939 तक लिया गया है। 1921 में ये जो 3 बैंक थे जो फेल हो गए थे, इनको एक कर दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये हुआ कब था? 1921 में। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर 1930 में सजेशन दिया ब्रिटिशर्स को कि अब भारत को एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक होता है। तो ये सलाह दी गई कि अब भारत को भी एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है जो नोट इशू करेगा, जो सरकार की सहायता करेगा, जो बैंक के पर निगरानी करेगा। तो 1934 में एक एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। आरबीआई कब से कार्यरत है भारत में? फिर 1 अप्रैल 1935 से। 1943 में स्टेज 5 की तरफ चलते हैं। 1943 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, और स्टेज 6 में आरबीआई को 1 जून 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया।
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका 1 जून 1949 को, और सारी पावर्स दे दी, सारी शक्तियां दे दी कि आप अब बैंकों के बैंक के रूप में, यानी कि सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा, सारी देखरेख आपके अंडर में ही होगी बैंकिंग की। ठीक है। 1 जुलाई 1955 को ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, इसको भी नेशनलाइज कर दिया गया, और नेशनलाइज करने के साथ साथ इसका नाम बदल के SBI कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से आया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से आए हैं? ये इन 3 प्रिंसली स्टेट से ही आए हुए हैं। तो इतना पुराना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक, इनको भी नेशनलाइज कर दिया गया, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बड़े बड़े नाम थे कुछ ऐसे। तो इन 20 बैंकों को क्रमशः इन डेटों में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1975 में RRB की स्थापना की गई, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। तो RRB की स्थापना की गई। RRB क्या है? एक तरह का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, लोगों को उधार देने का काम करते हैं, जो पैसा जमा नहीं करते, सिर्फ लोन देते हैं। ये उस तरह का एक इंस्टीट्यूशन है RRB, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उधार देने का काम करता है। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? क्योंकि बहुत सारे अनशेड्यूल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, महाजन थे, वहाँ के लोकल नेता वगैरह थे, जो किसानों को उधार दे देते थे और मोटा ब्याज चार्ज करते थे। कई बार तो किसान की पूरी जिंदगी ब्याज भरते भरते ही चले जाते थे। तो ऑर्गेनाइज्ड संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का इसका स्थापना की गई RRB की 1975 में। 7th स्टेज है 1991। भारतीय इतिहास का बहुत ही सुनहरा साल कहा जाता है इसको, या यूनिक वर्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि इस साल में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसको बदलकर नई औद्योगिक नीति ले आए थे 1991 में। क्या थी वो? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या था? अब निजी क्षेत्र भी किसी भी व्यापार में घुस सकते हैं। पहले भी घुस सकते थे, लेकिन पहले लाइसेंसिंग की बहुत बड़ी बाधा थी कि लाइसेंस लेने जाना पड़ता था, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था, बहुत सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। अब वो लाइसेंसिंग खत्म कर दिया गया, तो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के व्यापार में आ सकता था। तो प्राइवेट फर्म्स भी अब स्टार्ट कर सकती थी बैंकिंग 7th स्टेज में 1991 के बाद। तब से ही प्राइवेट बैंकर्स भी बहुत सारे मार्केट में आ गए। तो ये है बैंकिंग का हिस्ट्री। अब देख लेते हैं कि कितने बैंक इस समय भारत में कार्यरत हैं, किस तरह से उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये है बैंकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरह का, सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है। तो सबसे ऊपर तो है भारत में सेंट्रल बैंक, क्या है नाम उसका? RBI। सब इसके अंडर में काम करते हैं। बाकी तो किन कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं हम? एक हो सकता है शेड्यूल्ड, लिस्टेड, सूचीगत, और एक है अनुसूचित, अनशेड्यूल्ड। ये कौन कौन से होते हैं? शेड्यूल्ड तो हैं जो सरकार के साथ लिस्टेड हैं, ठीक है, और गैर अनुसूचित हैं जो सरकार के साथ लिस्टेड नहीं है। जैसे महाजन होते हैं कहीं पर गाँवों में, ठीक है, वहाँ के लोकल व्यक्ति हैं जो किसी को उधार दे रहे हैं, चला रहे हैं संस्थान, वो क्या है? अनशेड्यूल्ड है एक तरह से। तो शेड्यूल्ड के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। इन दोनों में क्या फर्क है? कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कस्टमर से पैसा लेते हैं और लोन देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्तर पर होते हैं, ये हर जगह फैले रहेंगे। कोऑपरेटिव छोटा भी हो सकता है, 4 लोग मिल गए आपस में ही कि तुम मेरा पैसा जमा कर लेना और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो दे देना। इस तरह के 4-5 लोगों के संस्थान बन जाते हैं, उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, ये कमर्शियल बैंक्स हैं जो इस तरह की पूरी गतिविधि ही करते हैं, उनको कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स कितने प्रकार के हैं भारत में? कुछ फॉरेन के हैं जिनका नंबर है 46, गवर्नमेंट के हैं जिनका नंबर है 12, RRB हैं 38 और प्राइवेट हैं 23। इतने सारे बैंक्स इस समय भारत में कार्यरत हैं, सबका नाम लिखवाना मुश्किल है, इसीलिए नंबर्स लिख दिए हैं। जो गवर्नमेंट के 12 बैंक्स हैं उसमें SBI है एक, और बाकी रेस्ट हैं
बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, वो सभी क्या हैं, गवर्नमेंट के बैंक हैं। और प्राइवेट जितने भी बैंक्स हैं वो 23 हैं, आरआरबी हैं 38। तो ये है बैंकिंग स्ट्रक्चर और बैंकिंग का इतिहास। इस पूरे वीडियो में यही कवर किया है मैंने। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।